वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ईद तजदीद में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो अभी हमें कुछ देर पहले ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे फजले रब्बी साहब जो कि एडीसी रेवेन्यू हैं। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। बहुत शुक्रिया ईद के दिन कीमती वक्त निकालने का। और उनके साथ साथ जनाब हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी आज मौजूद है हमारे स्टूडियो की रौनक है, हमारे सिटी 41 की रौनक है। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब ज़फ़र डोगर साहब से है जो कि हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, हेड भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं। तो सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और आज ईद का ख़ास दिन है आपके साथ। तो एडीसी रेवेन्यू फजले रब्बी की जहाँ पहले चलेंगे, तो क्या कहेंगे जनाब, आप ईद का दिन किस तरह से गुजारते हैं? सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है सुबह उठने के बाद? जी, सबसे पहले तो हमारी बेशतर पिछली गुज़श्ता काफ़ी ईदें जो हैं अपने स्टेशंस पे गुजरी हैं। और सबसे पहले तो हमारी रिवायती नमाज़ होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हम अपने मस्जिद में अपने एहलकारों के साथ, अपने स्टाफ के साथ और सारी पब्लिक के साथ हम मिलके पढ़ते हैं। तो नमाज के बाद दीगर कहीं ना कहीं हम ज़रूर एक विज़िट करते हैं, जिसमें हमारे पास हॉस्पिटल का विज़िट हो सकता है मरीज़ों की तीमारदारी करने के लिए। उसके अलावा हम ओल्ड एज होम्स भी विज़िट कर लेते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा विज़िट्स में दिन गुजर जाता है। फिर उसके बाद शाम को जो है यकीनन फैमिली के लिए टाइम देते हैं और उनके साथ वक्त गुजरता है। अरे जी, बहुत ही मतलब मज़ेदार सी रूटीन आपने अभी एक्सप्लेन की। मतलब बहुत बिजी रहते हैं ईद वाले दिन भी आप। हमारे साथ ज़फ़र डोगर साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने हमारे लिए वक्त निकाला सिटी 41 के लिए ईद वाले दिन, तो जी बहुत जो है ख़ास बात है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप लोगों का। तो ज़फ़र डोगर साहब से पूछते हैं क्या रूटीन होती है ईद वाले दिन, क्या करते हैं? फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, काम में ज़्यादा वक्त गुजरते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी चीमा साहब बता रहे थे जिस तरह अपनी रूटीन बड़ी इनकी ज़ाहिर इंतज़ामिया की बड़ी इसी तरह की मसरूफियात होती हैं और बड़ा हेक्टिक होता है इनका ईद का दिन भी। और हमारा भी ऐसे ही है, काम भी होता है, लेकिन ये कि बचपन में ईदी का इंतज़ार होता था। अरे अब ईदी देनी होती है। हाँ। और मैं जाता कहीं नहीं हूँ, सारा दिन घर पे ही बच्चों के साथ जी। क्योंकि आमतौर पे बच्चों के साथ लेट नाइट रोज़ाना बैठते हैं। लेकिन ईद का दिन डे टाइम में अगर कोई बैठने का मौका मिलता तो वो यही होता है कि कभी छुट्टी का दिन हो या ईद का दिन। तो जी अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि ईदी के दिन जो है वो मिलने के जो दिन हैं वो गुजर गए हैं। तो उस वाले से कोई वाक़या अगर आपको याद हो, कोई ऐसी इंस्टेंस जहाँ पर ईदी का इंतज़ार किया हो कि ईदी कब मिलेगी, ये चीज़ ख़रीदनी है, या फुप्पो आ रही हैं, खाला आ रही हैं, इनसे ईदी लेनी है? बहुत यादें हैं। ईदी लेने के दिन बड़े प्यारे दिन होते थे। और अब ईदी देने वाले हैं लेकिन और अच्छी खासी ईदी देते हैं, लेकिन अब सच्ची बात है कि वो मज़ा नहीं है जो ईदी लेने का मज़ा होता था। बड़ा इंतज़ार रहता था कि ईद पे किस किस से कितनी ईदी लेनी है, क्या मिलेगा। तो एक या यूँ कह लें कि वैसे ही बचपन होता ही खूबसूरत है, जैसा भी हो। ख़ास तौर पे जो त्यौहार होते हैं बहुत अच्छा लगता है। अब वही खुशियाँ हम बच्चों में देख रहे होते हैं। तो बड़े जब हो जाते हैं तो खुशियों का अंदाज़ बदल जाता है। होती हैं खुशियाँ, लेकिन यहाँ हम बड़े होने के बाद ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ होती हैं। और बचपन जो है बेफिक्री का ज़माना होता है। अरे तो बेफिक्री के ज़माने की जो खुशियाँ अब हम बच्चों के चेहरों पे ढूंढते हैं, वो वहाँ मिलती हैं हमें। जी। अपना तो हाल बस ये मसरूफियत वाला होता है। आप भी ईद के रोज़ भी आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं और देखें आपकी भी जिम्मेदारी माशाल्लाह। हमारी तो फैमिली वही हनान और मैं पहले भी बात कर रहे थे कि ईद तो फैमिली के साथ ही गुजरती है और ये हमारी फैमिली है, ये हमारा घर की तरह महसूस होता है। इसलिए लगता नहीं है कि आप काम करें, लगता है कि आप अपनी फैमिली के ऐसे साथ। ही एक फैमिली इंतजामिया की भी तो होगी ना, जी बिल्कुल। जो ईद के दिन भी सारा दिन काम करते रहते हैं। और स्पेशली इन डेज़ के अंदर जब कोविड बड़ी ज़ोरों शोरों से फैल रहा है, उसे रोकने के लिए इंतजामिया काफ़ी मुतहरक नज़र आती है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से ईद फील्ड के अंदर गुजर रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरह आपने जिक्र किया है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है, हमारे जो बॉस से लेके हमारे लोएस्ट फॉर्मेशन पे जाते हैं, वो हमारी एक फैमिली होती है। और चूँकि रमज़ान का महीना उससे पहले जो गुजरा होता है वो काफ़ी टफ़ गुजरा होता है, इस हवाले से कि इस दफ़ा कोविड के भी था, रमज़ान बाज़ार को भी हमने मैनेज किया है। तो एक ऐसा दिन होता है हम सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे ईद नमाज़ पढ़ते हैं। कोविड के हवाले से मैं कहूँगा कि हमें बहुत मोहतात और एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। कोविड के लिए जो सरकार ने प्रिकॉशंस बताई हुई हैं उन पे बड़ा सख्ती से अमल करना चाहिए। मास्क का पहना लाजम करार है और
पहनना भी चाहिए, और जिनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाए वो आइसोलेट भी हों और अच्छे तरीके से घर में अलहदगी में आइसोलेट हों। वो घर वाले अफराद से भी मेल जोल में परहेज़ करें, क्योंकि किसी को भी वो कैरियर बना के ये वबा को मज़ीद उस इलाके या उस घर में फैला सकते हैं। किसी भी बूढ़े या किसी भी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो उसको अगर स्प्रेड करवा दें तो वो उसके लिए सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें इसको बड़ा सीरियस लेके हमें एक अपना अलैम अमल तैयार करना चाहिए पब्लिक को। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है। एडीसी साहब ने जैसे कहा कि कोविड हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, तो अब हमें इसको साथ लेकर ही चलना है, और बेशक अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने घर वालों के लिए और दूसरों के घर वालों के लिए भी हमें सोचना है, और अपने आप को जो है सेफ़ रखना है दूसरों के लिए, ताकि दूसरों की सेहत हमारी वजह से जो है मुतासिर ना हो। इसके साथ साथ ईद का मौका है। मैं चाहती हूँ कि एज़ मच एज़ कोविड जो है हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है, मैं चाहती हूँ कि हम और कुछ चीज़ों के हवाले से भी बातचीत करें। तो मुझे पता है कि आप CSS जो है आपने टॉप किया है। मैं जानती हूँ कि आज बहुत सारे नौजवान हैं जो कि CSS की कॉन्टीन्यूसली तैयारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पास हो जाएंगे। आपने रिसेंटली एक बैच पास आउट भी हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, पूरा का पूरा। और मैं चाहती हूँ कि आप उस हवाले से बात करें कि CSS को पास करना, मुझे पता है बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है, बट उसे टॉप करना क्या फीलिंग थी, क्या एक्साइटमेंट थी आपकी? सबसे पहले मैं इसमें अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी वालदा मोहतरमा की दुआओं को दूंगा, और उनकी कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट मेरी सारी ज़िंदगी के दौरान मुझे यूनिकली रिकॉल होता है कि जब मैं छोटा सा था तब से लेके जब तक मेरा CSS क्लियर नहीं हुआ, मेरी वालदा ने मेरी हर ग्रेड, हर एग्ज़ाम के बारे में बड़ा पर्टिकुलर होना। और मेरा बेटा है, ही इज़ अबाउट 4 years old, तो उसने एक दिन ना मार्क्स स्कोर किए अराउंड 90%। तो मैं अपनी बेगम को बता रहा था कि मेरी वालदा का हमेशा बार बड़ा ऊपर होता था, तो वो हमेशा मुझे पूछती थी 90 है तो वाई नॉट 95%। और इस तरह करके उन्होंने हमेशा मुझे जो है एक पुश देते रहना फाइनली कि जहां आपने अटेन कर ली उससे आप आगे चलें। तो मेरी वालदा का एफर्ट और मेरी वालदा की दुआओं प्राइमरीली, और हर इंसान के साथ उसके किसी बुजुर्ग की दुआएं होती हैं जो उसे कामयाबी दिलवाती हैं, और मैं तो इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। अगर दूसरी तरफ आएँ तो आई बिलीव कि आपको ना इस एग्ज़ाम को बड़ा एक होलिस्टिकली अप्रोच करना चाहिए। एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के अंदर लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्ज़ाम को आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, आपने अपनी तैयारी कैसे प्लान करनी है, एग्ज़ाम डे पे आपने कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी प्रॉपर एक अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी हो। बल्कि अभी तो रिसेंटली जो कॉमन पास हुआ है इसमें हमारे SCCT अयूब बुखारी के छोटे भाई तैमूर ने 3rd पोजीशन ऑल ओवर द पाकिस्तान इन CSS उन्होंने मेंटेन किया। अब इसके पीछे कोई सीक्रेट भी ज़रूर होगा और मैं वो जानना चाहती हूँ। एक तो मेहनत तो सीक्रेट होती है, कोई ऐसा रिचुअल था आपका कि रात को जो है कुछ वो दही कुछ लोग खाना पसंद करते, कुछ मीठा खा के जाना, बादाम खाने, मैंने इस तरह का कोई था? नहीं, मेरी डाइट के मामले में मेरी वालदा को सारी ज़िंदगी मेरे से शिकायत रही कि मैं डाइट के बारे में पर्टिकुलर नहीं हूँ, तो मैंने तो ऐसा कभी भी कोई चीज़ नहीं खाई, लेकिन सीक्रेट एब्सोल्युटली था। और वो सीक्रेट था, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ, मेरी वालदा की और वालिद की मेरे पे मॉनिटरिंग, और वो मेरी स्लीप रूटीन ऐसी बन गई थी एग्ज़ाम्स के पास आके कि मैं दिन के वक्त सोता था ज़्यादा और रात को मैं पढ़ाई करता था। इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमें जानना ही है कि आखिर ये सीक्रेट्स क्या हैं जिनकी वजह से जो है आप CSS को टॉप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पूछें इनसे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। ईद तजदीद में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि मेरी फेवरेट जगह हमारे सेट पर किचन जो है वहाँ पर मैं दोबारा पहुँच चुकी हूँ। एक दफ़ा फिर आप लोगों की आसानी के लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की जाएगी किचन में। शेफ़ जहांज़ेब और साथ ही साथ शेफ़ रमशा जो हैं मज़े की रेसिपी तैयार करेंगी, और वाइल वो तैयार करें हनान जो हैं मंच करते रहेंगे। और मतलब आप मैं लोग भी इधर आता हूँ, ये काट के रखते हैं, मैं खा के जाता हूँ, दोबारा काटने पड़ते हैं। सॉरी फॉर दैट। आई एम श्योर कि हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा ज़रूर होता है, बच्चा या कोई ना कोई मेंबर फैमिली का होता है जो गार्निशेस जो होती हैं, और मेरी अपनी हनाना आई हैव टू एडमिट ये आदत है कि मैं गार्निशेस जो होती है ना उनको टेस्ट करती रहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम गार्निशेस की तरफ जाएं, हम पहले बात करते हैं कि आज रेसिपी क्या बनाई जाएगी। शेफ़ जहांज़ेब की तरफ चलते हैं, जल्दी से पूछते हैं क्या बनाएंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन।
अरे यम, मतलब तंदूरी नाइट आज से तो तंदूरी चिकन। क्योंकि ईद का दिन है, डेफिनेटली मेहमान घर पे आ रहे हैं तो डिनर भी होगा, लंच तो होता ही है, तो डिनर जरा थोड़ा अच्छा बारबेक्यू वाला होना चाहिए, तो इस वजह से तंदूरी चिकन बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार की जाएगी। पूछते हैं कि इंग्रेडिएंट्स के हवाले से भी अगर आप थोड़ा सा बता दें। इंग्रेडिएंट्स फातिमा इस तरह से, चिकन है, उसके साथ दही है, नमक है, लाल मिर्च है, और जो घर में हमारे मसाले होते हैं वो है। लेकिन इस तंदूरी चिकन की खास बात ये है कि एक तो इसको कोयले का धुआं दिया जाएगा, दूसरे इसके अंदर रेड फूड कलर जो है वो टका के और दबा के डाला जाएगा। किचन में रहते हुए आप इसको कैसे, वो जो आप स्मोक की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से देंगे, जल्दी से बताओ। उसके लिए इस तरह करना है, स्टोव के ऊपर आप कोयला गर्म कर लें, जब कोयला लाल हो जाए, दहकना शुरू कर दें, साइड पे रखिएगा और उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसको कवर अप कर देंगे ताकि उसके अंदर कोयले का एक धुआं आ जाए। अरे बहुत ही मज़ेदार साउंड कर रहा है और बल्कि इंतज़ार नहीं हो रहा है कि ये रेसिपी जो है तैयार कर ली जाए। ऑफकोर्स हमारे किचन में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं आपकी सेहत को और आप लोगों को नंबर 1 प्रायोरिटी रखकर जो है बनाई जाती हैं। तो जी बात करते हैं, सबसे पहले तो मिचल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी रेसिपीज़ हमारे किचन में शेफ़ जहांज़ेब जो है बनाते हैं उनमें कोई भी जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट या टोमेटो पेस्ट जो इस्तेमाल की जाती है वो मिचल्स की ही होती है। चाइनीज़ खानों के हवाले से भी कोई भी डिश जो तैयार की जाती है उसमें चिली सॉस, उसके साथ साथ विनेगर, सोया सॉस जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी मिचल्स का ही होता है। और एक चीज़ जो कि आई हैव टू से कि रमज़ान हो या फिर ईद हो, हमारा दस्तरख्वान जो है इनकम्प्लीट होता है, वो है मिचल्स की गार्लिक टोमेटो केचप या फिर उनकी जो नॉर्मल टोमेटो केचप है, क्योंकि कुछ लोग जो है स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो ये अमेजिंग मिचल्स के प्रोडक्ट्स हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ साथ मैं मारियोस की बात करूँगी। मारियोस पास्ता हमारे किचन में बनाया जाता है, 100% व्हीट के साथ ये पास्ता बनता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे रेसिपी मिक्सेस अवेलेबल हैं, जो भी रेसिपी मिक्स आप चाहते हैं मिनटों में उसको डाल के आप बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं मसालों भी की। तो, और है ना, बिल्कुल एक हनान उसकी तरफ मैं आ ही रही थी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो कि मुझे बतानी पड़ेगी कि मारियोस पास्ता की तरफ से एक अमेजिंग कॉम्पिटिशन जो है एट द मोमेंट वो जारी है, जिसके तहत आपने अगर कोई भी रेसिपी मारियोस पास्ता की जो है बनाई है, उसके बाद आपने जाना है फेसबुक पेज पर मारियोस पास्ता के और वहाँ पर जाकर उस रेसिपी को पोस्ट करना है और आप अपने नाम एक अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ है जिसके बगैर जो है, चाहे वो ईद हो चाहे वो हमारी रमज़ान हो, वो गुजर ही नहीं सकता। स्पेशली सिटी 41 जो हमारी टीम है उनके लिए, और मैं बात करूँ मेज़ान की अल्ट्रा रिच टी की, जो कि अफ्रीका के बागात से चुनकर फ़ाइन जो पत्ती है वो बनती है, जो कि इतनी आसानी से ब्लेंड हो जाती है, चाहे आपकी पसंद जो है वो कड़क चाय है या फिर दूध पत्ती है, बड़े मज़ेदार सी चाय तैयार हो जाती है और हमारा स्टूडियो जो है महक उठता है उसकी खुशबू से। उसके साथ साथ हाउ कैन आई फॉरगेट हनान, जैसे कि आपसे भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, मैं बात कर रही हूँ रीगल नेक्टर्स की, जो कि हमारे किचन में और हमारे दस्तरख्वान का एक अहम हिस्सा है। चाहे वो कोई भी उनके फ्लेवर्स हों, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि 27 मुल्कों में, यूरोप एंड यूएसए इंक्लूडेड, में रीगल नेक्टर्स बहुत पॉपुलर है। कुछ फ्लेवर्स के बारे में बात करती थी, मैंगो जैसे गावा और मिक्स फ्रूट, और जैसे कि हनान ने पहले भी कहा मैंगो जो है हनान का फेवरेट है। तो आप लोग ट्राई करें और हमें बताएं कि कौन सा ऐसा फ्लेवर है जो आप लोगों का फेवरेट। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जनाब। यहाँ पे मैं गोरमे के हवाले से लाजमी तौर पे गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई भी डिशेस घर के अंदर बनाई जाती है तो उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो सर्व करने का कल्चर हमारे यहाँ बन चुका है। तो उसके लिए कोला ड्रिंक इनकी मौजूद है, ऑरेंज फ्लेवर, माल्टा फ्लेवर इनका मौजूद है, और इसके साथ साथ लेमन गोरमे का फ्लेवर जो है वो मौजूद है। ये तो थी सॉफ्ट ड्रिंक। अब चलते हैं करशी के जाम शीरी की तरफ। करशी जाम शीरी के हवाले से बता दूं कि कुदरती अज्जा के साथ इसे तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बड़ा मुनफरद और खुश जायका होता है, और इसके साथ साथ इसका इलायची का फ्लेवर भी मौजूद है। तो अगर आप चाहते हैं इलायची के फ्लेवर का शरबत पीना, वो भी आप इसके साथ बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं जनाब मोइज़ गुड़ की तरफ। मोइज़ गुड़ जो है उसे खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, और ईद के दिनों में ख़ास तौर पे आप अपने घर में गुड़ वाले चावल बनाने हों उसके लिए भी मोइज़ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, सबसे अहम चीज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, वो है जनाब गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी बनास्पति, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके साथ आप खानों की लज्जत को चार चांद लगाते हैं और खाने ज़बरदस्त से बनते हैं। और अगर आपका घी अच्छा है तो खाने की भी खूबसूरती, बिल्कुल लज्जत बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, शेफ़ जहांज़ेब की तरफ चलते हैं। वैसे शेफ़ जहांज़ेब से काफ़ी कुछ रेसिपीज़ पूछा है, मैं थोड़ी सी रिमशा से भी बात करना चाहूँगा। रिमशा क्या कहेंगी, कोई घरेलू रेसिपी बताएं ना, मतलब ईद के दिन अगर आपने लेमनेट तैयार करना है या फिर इसके साथ साथ कोई जूसेस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे तैयार करने, क्या कुछ कर सकते हैं हम, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे आप जैसे अभी आपने बताया करशी जाम शी को इस्तेमाल करते हुए हमने पूरे रमज़ान में बहुत सारी ऐसी डिशेस ड्रिंक्स जो हैं वो तैयार करना सिखाई हैं। उनको ही अगर आप बनाना चाहें, जैसे कि वो शेफ़
जहाँ टाइप की इंस्टेंट रेसिपीज़ होती हैं, तो आप उन्हें बना सकते हो। उसमें हमने पिंक चलें इंस्टेंट रेसिपीज के हवाले से रिमशा से लाजमी जानेंगे, लेकिन हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। है ना वो जल्दी से तैयार हाँ, कर लें हाँ, हनान, बिल्कुल। हम चलते हैं उतनी देर अपने गेस्ट की तरफ, उनसे कुछ फजले बातचीत रब्बी करते हैं। चीमा साहब आज हमारे साथ आए हैं, तो उनसे गुफ्तगू तो करेंगे ना, ईद के दिन इतना अहम टाइम जो वो हमें दे रहे हैं। और उनसे बात करने से पहले मैं ज़फ़र डोगर साहब से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि सर से जानेंगे, सर ये ईद जो मीठी ईद है, इसमें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कोविड की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? एक तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आज फजल रब्बी चीमा साहब आए हैं और CSS के टॉपर हैं, आपने जैसे सारा तारुफ उनका करवाया, तो मुझे तो वैसे बड़ा मैं इंस्पायर्ड होता हूँ इन जो सर हम Well आपसे इंटेलिजेंट जो अफसर होते हैं ना। वेल एजुकेटेड। वैसे तो सारे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट ही होते हैं सारे जो आते हैं CSS करके, लेकिन कुछ बड़े डेडिकेटेड और बड़े कमिटेड अपने जो जी पैशन होता है उनमें, और वो कुछ सर्व करना चाहते हैं। मुझे याद है कि इन्होंने कितने बड़े बड़े बिग गन्स फैसलाबाद के कुछ हैं जिनको मेरिट्स की बुनियाद पे, असूलों की बुनियाद पे कुछ चीज़ों पे रिफ्यूज़ किया, स्टैंड लिया, तो ये फ़ख्र होते हैं ऐसे लोग, जी ऐसे अफसर। बिल्कुल। एक तो मैं अपना वक्त इनको देता हूँ, लेकिन मैसेज ज़रूर देता हूँ, क्योंकि हम तो आपके शो में आते रहते हैं, लेकिन आज इनका फ़ायदा उठाएं, इनसे बातें करें। मैसेज ये है कि देखें, एक तो ये है कि मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि खुशियाँ जो होती हैं वो शेयर करने से बढ़ती हैं। खुशी शेयर करनी चाहिए। खुशी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आप अकेले अकेले खुश होते रहें, हो ही नहीं सकता। आपने कोई गाड़ी ली हो, आपने कोई चीज़ ली हो, आपको कोई कामयाबी मिली हो, आप लाजमी बताते हैं अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, तो खुशी बता के शेयर होती, तो खुशी शेयर करके शेयर होती। तो खुशियों में उन लोगों को शरीक करना मत भूलें जो खुशियों से महरूम हैं। ये बहुत बड़ी खुशी होती है, इससे मिलती इंसान को। ये अगर आप में सेल्फिशनेस है, अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, अगर आप सिर्फ अपने तक अपने आप को महदूद रखते हैं और उन लोगों को जो खुशियों से महरूम हैं उनको अपनी खुशियों में शरीक नहीं करते, तो आपके होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ खुशियाँ शेयर करें, खुशियों में शरीक करें लोगों को, और कोरोना SOPs का ख्याल रखें। फजल रब्बी चीमा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, ये बहुत बड़े क्राइसिस, बड़े सदमे से गुजरे हैं। इनकी वालदा मोहतरमा, ये ख़ुद हालांकि इतना सर्व किया इन्होंने सोसाइटी को, कोविड के ख़िलाफ़ जंग लड़ी इन्होंने, बहुत खिदमात हैं इनकी, लेकिन इनकी अपनी फैमिली भी कोरोना से दो चार हुई, उससे गुजरी, शिकार हुई उसका, और इनकी वालदा मोहतरमा कोविड से इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, करवट अपनी रहमतों का साया जो है, अपनी रहमतों का नज़ूल उन पे रखे। इस पे सर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और खुदा के बाद अगर किसी को दुख सुनाने की हिम्मत मौजूद होती है इंसान में, तो वो माँ की ही झोली होती है, जिसमें सर रख के इंसान सब कुछ बोल देता है, कह देता है, और कोई डर नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती, सब कुछ कह देता है इंसान। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मदर को जन्नत में जगह दे, उनकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोले। तो मैं इस रिलेशन के हवाले से भी लाजमी तौर पे आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं ये भी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ कि ये पोस्टिंग के हवाले से आपकी मैं सवाल करना चाह रहा था, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग रही, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे आपको? जैसे कि आपने अभी एक बात पॉइंट आउट की कि जी CSS में जो हमारे टॉप फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिर पोस्टिंग्स भी उसी के मुनासबत से मिलती हैं, और पोस्टिंग उस तरह से होती है कि दे सेंड यू टू द टफेस्ट ऑफ द प्लेसेस। अच्छा। तो मेरी जी सबसे पहले 4 साल मैंने अपनी इनिशियल कैरियर के सिंध में गुजारे हैं। उसमें मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में रही, वहाँ से इमीडिएटली मुझे ट्रांसफ़र करके 7 भेजा गया। तो दरगाह 7 शरीफ की मैंने 1.5 साल खिदमत की, वहाँ पे मैं पोस्टेड रहा एज असिस्टेंट कमिश्नर 7, CM सिंध का वो हल्का भी है। और मैं आपसे आज शेयर करता हूँ कि मेरा वहाँ का जो एक्सपीरियंस था कि मैंने वहाँ पे बहुत बड़ी हस्तियों को, पाकिस्तान की नामवर शख्सियात को बड़े चुपके से आते हुए देखा है। वहाँ पे
वाह 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 चादर चढ़ाते हुए और रात की तारीख में ही वापस जाते हुए देखा वाह है। वाह 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 वाह, क्या तो बात। मैं अपने से फिर रात को बैठ के सवाल अक्सर करता था कि यही इनकी शायद कामयाबी का राज है कि वो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों की दरगाह पे जाके वहाँ पे उनके साले सवाब के लिए भी दुआ करते हैं और वहाँ पे गरीबों में लंगर भी बांटते हैं। सुभान अल्लाह। वहाँ से जी पोस्टिंग मेरी उन्होंने फिर चेंज करके मुझे कराची पोस्ट कर दिया। फिर 1.5 साल मैं कराची में रहा। कराची के मुख्तलिफ डायनामिक्स थे, एक बड़ा शहर था, शहर City of कायद है, lights। सिटी ऑफ बिल्कुल एब्सोल्युटली लाइट्स, और उसमें एक मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस थे। कराची से मेरी गवर्नमेंट ने पंजाब ट्रांसफ़र कर दी और वहाँ पे मुझे असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर लगा दिया। सो कराची के बाद मेरे पास एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर लाहौर में आ गया और इन 3-4 पोस्टिंग्स ने मुझे बड़ा अच्छा एक कंपैरेटिव कंपैरिजन करने की सलाहियत दे दी कराची और लाहौर के डिफरेंट डायनामिक्स में। जी, कराची के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा जो आपको याद हो जब आप वहाँ पे अपॉइंटेड थे, तो उस हवाले से अगर कोई डर खौफ भी होता है ना बहुत ज्यादा। हाँ, वहाँ पे मैं कुछ- इसीलिए मैं जानना कोई मज़ाहिया किस्सा है तो वो सुना दे जो आपको याद आता है, पहली चीज़ जो आपको याद आती है। कराची, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बात बताऊँ तो मैं अभी भी अपनी कराची की पोस्टिंग को बहुत याद करता हूँ और मुझे अगर दोबारा कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर कराची दोबारा एक पोस्टिंग करना चाहूँगा। वो शहर ही बड़ा मुख्तलिफ है, उसकी थोड़ी सी अगर गंदगी को हम उसके मंजर से निकाल दें, वो शहर पाकिस्तान का वाकई इकोनॉमिक हार्ट है। बहुत सारे हमारे वाक़े हैं, बहुत सारे हमारे इंसिडेंसेस हैं। बस एक है कि एक सिंध का एक तरीका ही गवर्नेंस का वहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का है, लोगों का भी, डिमांड भी। तो मुझे बस इतना पता है कि हम हमेशा सैटरडे या संडे को ऑन कॉल ड्यूटी अवेलेबल होते थे, लेकिन अक्सर लोग जो हैं यहाँ पे पब्लिक से ही डिमांड होती है गवर्नेंस की, लोग भी फ्राइडे के बाद आपको मंडे तक वहाँ पे नज़र नहीं आते। अच्छा। कराची में पीपल डोंट इवन कम आउट और वो अपने मामलात में रह जाते हैं। तो बड़ा एक अच्छे इन्वायरमेंट में कहा जाता है कराची की नाइट लाइफ बड़ी खूबसूरत है। हाँ उस हवाले से कुछ जी, कराची में अक्सर लोग ही जो है वो रात को वहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये चाय के छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं DHA के अंदर। तो वहाँ पे आप देखेंगे 8-9 बजे के बाद रश शुरू हो जाता है और लोग रात गए 2-1 बजे तक वहाँ पे डाइनिंग करते रहते हैं। तो कराची और लाहौर में बड़ा इस तरह का मुख्तलिफ किस्म का मुझे एक एटमॉस्फेयर नज़र आया। और बहुत ही मज़ेदार मुझे लगी जो बातें उन्होंने कराची के हवाले से की, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं हनान, वो भी अरे कराची वाह! से हैं, तो आई एम श्योर कि वो खुश हो रहे होंगे ये कराची के हवाले से बातें सुन के। बड़े और खूबसूरत लोग हैं वहाँ के। बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। और चले जी, बहुत अच्छी रहा, और गुफ्तगू आज जो हमारी है जो वो डिश है जारी वो भी है, तैयार हो चुकी है। लेकिन डिश भी तैयार हो और चुकी है हनान, लेकिन सो बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका आज के शो में आने के लिए। ईद के दिन आपने हमारे स्टूडियो को अब रौनक बख्शी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बिलाल हमें ज्वाइन करेंगे, वो गेस्ट के साथ मौजूद होंगे, ईद की खुशियाँ बांट रहे हैं। तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।